एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और उसी का पहला चैप्टर हम लोगों ने प्रारंभ कर रखा है, पालमपुर गाँव की कहानी। तो पालमपुर गाँव की कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ों को, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक चीजें, भौतिक उत्पादन, उसके खेत, उनकी जमीन, बहुविधि फसल प्रणाली और HY बीजों के बारे में, अधिक पैदावार, भूमि स्थिर है, रासायनिक खादों का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव क्या है, उत्पादन कैसे बढ़ रहा है, दाल में और गेहूं में क्या उत्पादन बढ़ा है, कैसे उसका प्रोडक्शन है, आधुनिक सिंचाई के कौन कौन से साधन उन लोगों ने प्रयोग में लाए हैं या अपने किसके माध्यम से वो सिंचाई कर रहे हैं, जमीन के टुकड़े की स्थिति क्या है, सिंचाई व्यवस्था क्या है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका गौर करके आपके इस लेक्चर के अंतर्गत देख चुके थे। इतना हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। तो आज इससे आगे बढ़ेंगे और कल हमने आपका देखा कि कहाँ कहाँ पर आपका पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में मॉडर्न रूप से एग्रीकल्चर को प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले ये हमने का देखने का, जानने का आपका प्रयास किया था, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, अगर हम ज्यादा खाद बीज का उपयोग करेंगे, अगर हम आपका पेस्टिसाइड्स का, तो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। ये सारी चीजें हम लोग इसमें कल देख चुके थे और यहाँ तक बात कर चुके थे और साथ में मैंने दिखाया कि कैसे पारिवारिक जो स्थिति है वो आपकी कम हो रही है और कैसे हमने बताया कि जमीन आपका बढ़ रही है, उस स्थिति को भी हमने देख लिया। इन सभी पर हमने एक एक करके आपका बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे श्रम विभाजन की तरफ, ठीक है। और श्रम विभाजन से आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चों की? चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विषय को जांच और आपकी परख करते हैं। देखिए, ये पालमपुर में खेत में कार्य गेहूं की फसल की कटाई, बुआई और छिड़काव, अत्याधुनिक जो फसलें हैं उनके बाद किस तरीके से काम होता है, कैसे कार्य हो रहा है, परस्पर रूप से किस तरीके से चल रहा है, इन सभी को आपका एक एक करके आपके सामने रखा गया है, दिखाया गया है। इनको आप देख लीजिए। चलिए, एक है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक 2020 में, स्टेट इंडिया एग्रीकल्चर 2020, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग। तो इसमें कृषि क्षेत्र दिखाया गया है और इसमें सीमांत और छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर हैं उनके क्षेत्र को, और बड़े और मझले किसानों को दिखाया गया है, ठीक, कि किस प्रकार से उनका वितरण है। अच्छा, ये सब देखने के बाद हम चलते हैं श्रम की व्यवस्था। आखिर में जो श्रम है, जो लेबर है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? देखिए, भूमि के पश्चात श्रम दूसरा आवश्यक कारक है कि श्रम के भूमि के पश्चात जो श्रम है वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रमों की व्यवस्था स्वयं करते हैं। तो जो भी चीज आवश्यक श्रम है उनकी व्यवस्था वो क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराए पर लगाते हैं। क्या करते हैं, दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो दूसरे श्रमिक कहाँ से आए, आपके किराए पर आए, ठीक। अब मान लीजिए कोई किसान परिवार है, जमीन कम है तो वो खुद करेगा। मान लीजिए बड़ा किसान है तो वो क्या करेगा, जो आपके खेतीहार मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं उनको वो काम देगा और उसे वो मजदूरी करने के लिए कहेगा, ठीक। अब देखिए, कह रहे खेतों में किए जाने वाले कार्य 1.6 पहचानिए, इनमें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने का लिए श्रमिकों और भूमिहीन परिवार आते हैं। बहुत छोटे प्लाट में खेती करने वाले परिवार खेतों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा उगाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो परिवार में खेतों में काम करते हैं, उन्हीं श्रमिकों के द्वारा जो फसल है वो खेतों में क्या होती है, उगाई जाती है। फसल का अधिकार नहीं होता। अब देखिए, आप अगर किसी के खेत में काम कर रहे हैं
तो क्या कर रहे हैं, फसल तो आप ही उगा रहे हैं, लेकिन क्या आपका फसल पे अधिकार हो गया? तो नहीं, आपका फसल पे अधिकार नहीं है, बल्कि आप क्या हैं, आप खेतीहार मजदूर हैं। जैसा किसान होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या मिलेगी उसे, वो आपका मजदूरी प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, क्या प्राप्त करता है वो आपका किसान के द्वारा क्या करता है, मजदूरी को प्राप्त करता है। यानी कि जितना किसान की निर्भरता होती है, वो बात करता है कि भाई मैं आपको 100 रुपए प्रतिदिन, 200 रुपए प्रतिदिन, एक वक्त का खाना या 300 रुपए। और बहुत बार क्या होता है कि जब उसी बड़े किसान से उन्होंने अपना कर्जा लिया होता है, तो बहुत कम पर उनको नौकरी करनी होती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है, और कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि खेत में काम करने वाले श्रमिकों को वो भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल, एक खेत से दूसरे के कार्य में, जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी विभिन्नता देखती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या तो उन्हें विशेष कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। अब आपने देखा होता है कि जब मजदूरी की जरूरत होती है तो किसान क्या कहता है कि भैया चाहे तो तू आपका पूरे आपके साल के लिए मेरे से आपका ठेका कर ले, कि कितने पैसे लेगा, या किसी फसल का कर ले, या फसल काटने के लिए आ जा और फसल की निराई गुड़ाई करने के लिए आ जा। तो इस तरीके से भी मजदूरों को रखा जाता है। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं, इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से वो लोग अपने खेतों में किसानों को रखते हैं। तो अब आपको समझ आया कि कैसे वहां श्रम की व्यवस्था की जाती है। ठीक, और श्रम का क्यों जरूरी है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों माना गया है श्रम को। अब देखिए, अब दो व्यक्ति हैं, मतलब एक महिला एक पुरुष है। अब ये कुछ आपस में बात करते हैं, आजकल काम मिलना कितना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वो भी कुछ दिनों के लिए। कह रहे काम बड़ी दिक्कत में मिलता है, और मिलता भी है तो आपके बड़े किसान रखते हैं, और वो भी कुछ दिन के लिए, नहीं कि परमानेंट नहीं। घनश्याम एक बड़ा किसान है, उसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है। अच्छा, हार्वेस्टर क्या होता है, फसलों को काटने के लिए, गेहूं वगैरह को काटने के लिए जो मशीन होती है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। इसलिए इस वर्ष में कटाई के मौसम में और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 माह से भी कम समय में तक काम किया था, केवल 5 माह तक ही मुझे काम मिला। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहनाई के लिए थ्रेसर, और यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशक को आपका छिड़कता है। क्या करता है, कुछ खरपतवार जो नाशक है उनको आपका छिड़कता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, भाई ट्रैक्टर है, कटाई है, हार्वेस्टर है, इन सभी चीजों के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपए देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपए लिए थे, जब मैंने खेतों में काम नहीं था। तो कैसे चुका पाऊंगा, 2 वक्त का भोजन के लिए मुझे कठिनाई से काम मिलता है। यानी कि 2 वक्त का भोजन मेरे लिए संघर्षशील हो रखा है। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ी। क्या करना पड़ा कि जो रायगंज का ईंटों का भट्टा है, हाँ मुझे काम ढूंढना पड़ा। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहा है। पिछले साल जो है साहूकार ने मुझे ऋण देने से इनकार कर दिया। एक, उसने मुझे ऋण देने के लिए ना कर दी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे डाला की शुरू करते। डाला क्या कहता है, डाला पालमपुर में एक दैनिक मजदूरी के रूप में काम करने वाला भूमिहीन श्रमिक है, यानी कि उसके जमीन नहीं। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिक के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना है, 3,000 रुपए। कितना है, सॉरी 300 रुपए, क्षमा चाहूंगा मैंने 3,000 बोल दिया। कितना है आपका, 300 रुपए। सोच कर देखिए,
एक दिन का न्यूनतम वेतन खेतों में काम करने के लिए 300 रुपए रखा गया है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं डाला को? मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। डाला क्या कर रहा है? रामकली से शिकायत कर रहा है, जो कि एक खेतीहार श्रमिक है। कैसा है? खेतीहार श्रमिक है। कौन? डाला। डाला और रामकली दोनों ही निर्धन है। अभी आपने पढ़ा ना, डाला और आपका रामकली की कहानी देख रहे हैं। डाला या रामकली आपस में डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से हमें काम मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसकी तो बात कर रहे थे वो। चलिए अब देखिए, आइए अब चर्चा करें। डाला और रामकली खेतीहार ग्रामीण श्रमिक क्यों है? आखिर वो गरीब ही क्यों है? और गरीब है तो खेतीहार श्रमिक क्यों है? ठीक, गोसाई और मझोले बिहार के दो गांव हैं। दोनों के गांव में कुल 850 परिवार हैं, जिसमें 200 से 50 से पुरुष हैं। पंजाब हरियाणा के इलाके में दिल्ली, बम्बई, सूरत, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवासी संख्या भारतीय गांव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? आप इस बात के बारे में कल्पना कर सकते हैं। गोसाई और मंझोले प्रवासी अपने गंतव्यों में किस तरह से काम कर रहे हैं, ये देखना है। आप कह रहे हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आप खेती करेंगे तो आपको पैसा भी चाहिए। आखिर में वो पैसा आएगा कहां से? उस पैसे की स्थिति क्या है? आप पहले भी देख चुके हैं कि खेती की आधुनिक तकनीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले से ज्यादा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पहले ज्यादा। अधिक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। बड़े किसानों से या तो गांव में साहूकार से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जे पर ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। अगर वो कर्जा चुका रहे हैं तो उनके लिए बहुत जो कष्ट है वो आपका सहना पड़ेगा। तो कर्जा बड़ी मात्रा में चुकता है। अच्छा, ऐसी एक कहानी है सविता की। सविता भी एक आपका क्या है? एक लघु कृषक है और वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की पैदावार करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक और जो भी और अधिक चीज मासिक सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, पानी खरीदने और खेती के औजार की मरम्मत कराने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 3000 रुपए चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए एक बड़े किसान तेजपाल से कर्जा लेने का निर्णय करती है। तेजपाल से क्या कर रही है कि मैं कर्जा ले लूंगी। तेजपाल सविता को 24% दर पर कर्जा देने के लिए 4 महीने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि 100 रुपए पर आपको 24 रुपए देने हैं। अब आप लगा लीजिए इसी हिसाब से 3000 रुपए पर कितने पैसे देने हैं, और कितने के लिए? 4 माह के लिए। जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है। सविता को ने यह वचन दिया कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में से श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। यानी कि मजदूरी को कैसे उतारेगी? 3000 रुपए देगी और जो ब्याज है उसका, या वो पूरे पैसे 100 रुपए प्रतिदिन खेतों में काम कर कर उस ब्याज मजदूरी को वो उतार देगी। ठीक, आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई को पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अपने खेत की भी कटाई करेगी, वहां भी करेगी और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कटाई का समय बहुत व्यस्त है और कटाई में कैसा लगेगा? बहुत समय लगेगा, और वो कटाई में क्या रहेगी? बहुत व्यस्त रहेगी। ठीक, 3 बच्चों की मां के रूप में उसे घर का काम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर का काम करना, 3 बच्चे हैं उसकी, बहुत अधिक आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, ये भी देखना है। सविता इन कठोर शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे मालूम है कि छोटे किसान में आप कर्जा मिलना
बहुत कठिन है कि अगर उसको छोटा किसान है वो कहाँ से कर्ज लेगी। उसको तो जो व्यापारी हैं, जो बड़े किसान ने जो शर्तों का निर्धारण किया है उसी के अनुरूप उसको कर्जा लेना पड़ेगा। छोटे किसानों के विपरीत, छोटे किसान विपरीत मझोले और बड़े किसानों की बचत होती है। इस तरह की आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करते हैं कि इन किसानों को बचत कैसे हो, इसका उत्तर आप भी मांग सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा बचा है अधिशेष वगैरह से देख लेंगे एक बार। अधिशेष को मैं कल भी बता चुका हूँ कि जो हमारे उत्पादन और उपभोग से लाभ जो बच जाता है वो अधिशेष की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए कि किसान के उत्पादन में 3 कारकों का प्रयोग कर भूमि में गेहूं पैदा करता है, गेहूं की कटाई और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करेगा? परिवार के उपभोग से कुछ गेहूं रख लेता है और शेष को आपका बेच देता है। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। उसमें से एक बहुत बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रखा जाता है। मझोले और बड़े किसानों ने गेहूं की आपूर्ति करके गेहूं में आपका लदी बाजार बैलगाड़ी देख सकते हैं और कह रहे हैं कि बाजार में काफी गेहूं खरीद कर आगे कस्बे और शाहपुर और इन बाजारों में आपका वो लोग बेच देते हैं। ठीक, एक बड़े किसान तेजपाल ने अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष प्राप्त होता है। वह अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजारों में बेच देता है। कहाँ बेचता है? रायगंज। और अच्छी कमाई करता है। क्या करता है? अच्छी कमाई। तेजपाल सिंह ने इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल ने अपने अधिकांश पैसों के लिए खेतों में जमा कर दिया था। कहाँ दिया? खेतों में। बाद में उसने पैसे का सविता जैसे किसानों को कर्जा देने के लिए उन्हें कर्जे की आवश्यकता थी, बचत का उपयोग कर अगले मौसम में खेती की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों में एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि होगी। अगर वो ट्रैक्टर खरीद लेगा तो क्या होगा? स्थायी पूंजी में उसकी वृद्धि हो जाएगी। आपको समझ आया कि कैसे कैसे किसान हैं किस तरीके के रूप में अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए वो बात करते हैं। ठीक, देखा। अब कह रहे हैं तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझले किसान अधिशेष उत्पादन को आपका बेच देते हैं। भाई अगर गेहूं उत्पादन अधिक हुआ तो उसको बेचेंगे ही और कमाई का एक भाग अगले मौसम में पूंजी के रूप में व्यवस्था के लिए बचा लेते हैं। वे खेतों के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचत से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदने के लिए भी करते हैं। दुकान खोलते समय जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकी गैर कृषि कार्यों में आपका लगे रहते हैं, इनको पूंजी कहते हैं। ठीक, लोग कैसे लगे हैं? अलग अलग कृषि कार्य। तो ये तो एग्रीकल्चर का पार्ट था जो पालमपुर में था। अब कुछ ऐसे हैं कि नॉन एग्रीकल्चर हो रहे हैं, डेयरी है, फार्मिंग है, ये सारी चीजें हैं। इनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर इसके साथ ही जो हम हैं, जो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को हमने जितना था उसमें देखने का प्रयास किया। एक लेक्चर और शेष बचा है, उसी में हम क्वेश्चन आंसर और गैर कृषि कार्यों में, निर्माण कार्य में जो लगे लोग हैं उनको देख लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।